संविधान के किस अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया है। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो याद रखें, आपको प्रश्न ये भी बन सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पूछें कि संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और इसे विशेषज्ञों ने इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। और इसमें संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द भारत की प्रगति के बारे में एवं न्याय, स्वतंत्रता, समानता शब्द भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बतलाता है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है सत्र का प्रथम घंटा, ऑप्शन बी है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, ऑप्शन सी है प्रश्नकाल के पूर्व काल, ऑप्शन डी है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो शून्यकाल का अर्थ होता है ऑप्शन डी प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो हम जान लेते हैं प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। संसद की प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। तो संसद की प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। शून्यकाल वह समय होता है जब संसद सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाने के लिए संसद को बैठक के दिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष सभापति को नोटिस देना होता है। यह प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। अब बात कर लेते हैं प्रश्नकाल क्या होता है। संसद प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल उल्लेखित नहीं है। प्रश्नकाल संसदीय कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया गया है। तो याद रखें, संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रश्नकाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे प्रश्न हम निकाल के लाए हैं आज कि आपकी पॉलिटिकल कैसी भी पूछे सभी क्लियर हो जानी है। तो प्रश्नकाल किसे कहते हैं? संसद का कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्य द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछ जाते हैं और मंत्री सामान्य इस प्रश्नों को उत्तर देते हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान संसद के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 1991 के बाद प्रश्नकाल के प्रसारण के साथ प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है। बात कर लेते हैं शून्यकाल के बारे में। संसद प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल के समान शून्यकाल का भी उल्लेख नहीं है। यह संसद कार्य प्रणाली का औपचारिक साधन है। संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले का उठा सकते हैं। शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। तो याद रखें, शून्यकाल क्या होता है? जब प्रश्नकाल का समय खत्म हो जाता है तो 12 से 1 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। संसद प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 267, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 268। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 267 जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी 267। अब इसका हम जान लेते हैं विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 ए के तहत संसद आकस्मिकता निधि के गठन की व्यवस्था कर सकती है। तो याद रखें, आकस्मिकता संसद निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में 267 एक में किया गया है। ऐसी निधि में से कोई अग्रिम नहीं किया जाएगा सिवाय ऐसे आकस्मिक व्यय को पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए जिसका विधि द्वारा किए गए विनियोगों के अधीन संसद द्वारा प्रतिकृत किया जाना है। संघ सरकार की नीतियों में लोक लेखा संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राज्य
राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर संप्रदा शुल्क, अन्य एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली में जो धन प्राप्त होता है वह सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। तो याद रखें, किसी प्रकार का जैसे सीमा शुल्क लगा, उत्पाद शुल्क लगा हो, ये सभी जो धन इकट्ठे होते हैं वह संचित निधि अनुच्छेद 266(1) में इसका वर्णन किया गया है। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इस निधि से करती है। तो किसके कारण सरकार अपनी सभी खर्चों का व्यय करती है? तो इस संचित निधि से करती है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। अब आकस्मिक निधि का वर्णन संविधान के 267(1) के अनुसार किया गया है। इस निधि भारत की आकस्मिक निधि भी कहा जाता है, इसे भारत की आकस्मिक निधि भी कहा जाता है, जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा होता है। इस निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है। तो भारत का लोक लेखा संविधान के अनुच्छेद भारत के लोक लेखा के का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। इसके अनुसार सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां भारत के लोक लेखों से जमा की जाती है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है गलत कौन सा है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई, गलत है, बिल्कुल सी गलत है। आपातकाल शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसमें से सम्मिलित नहीं है, वो है ऑप्शन सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ये गलत है। तो अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। संविधान के स्रोत क्या क्या हैं? याद ध्यान से सुने, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनते हैं। संसद प्रणाली यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ली गई, याद रखें। संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय संगठन व शक्तियाँ यूएसए से ली गई हैं। संगठनात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन उपवन जर्मनी तथा 1945 का भारत अधिनियम से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार पूर्व सोवियत संघ के द्वारा लिए गए हैं। संसद विधानमंडल प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। गणतंत्र नात्मक जो व्यवस्था है वह फ्रांस से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उपराष्ट्रपति पद का जो लिया गया है वह यूएसए अमेरिका से लिया गया है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ का प्रावधान, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार और कनाडा के संविधान से ली गई। याद रखें, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार की नियुक्ति कहाँ से? कनाडा से ली गई है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो याद रखें, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के जो विषय 5 विषय हैं उन्हें संघीय समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो वह है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। कौन कौन से विषय हैं जो समवर्ती सूची में शामिल किए गए? तो शिक्षा है, वन है, नापतोल, वन्य जीव पक्षियों की संरक्षण है, न्याय का प्रशासन है। संविधान के अनुच्छेद 248(1) में यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं। साथ में संसद को यह शक्ति दी गई है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय को कार्य रूप देने के लिए समूचे देश या उनमें किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकेंगे। तो अनुच्छेद 253 के तहत। तो अनुच्छेद 250 के अनुसार क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा, प्रवर्तन में से राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को होगी। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। इन अधिकारों को अन्य अधिकारों को नहीं है, जैसे कि गैर मौलिक संवैधानिक अधिकार,
असंवैधानिक अधिकार और लौकिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारक आर कहा गया है। तो एक है अभिकथन भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। बी है कारक, इसका दिया है अभिकथन कारक है, देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो कूट कौन सा सही है? तो कूट है हमारे पास, देखो कूट एक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। तो सी है सत्य है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसका उत्तर है ए गलत है, आर सत्य है। तो आर क्या है? आर है भैया लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ये सही है और ए गलत है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। अब इसका विश्लेषण, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। तो याद रखें मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है और किसके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे? तो अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्री संसद के किसी भी सदन में से संबंधित हो सकते हैं। संविधान इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता रखता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान करने का हकदार है जिसका वह सदस्य होगा। अब बात कर लेते हैं सरकार के गठन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में मंत्री मंडल के गठन में जुड़े संविधान अनुच्छेद 74, 75 और 77 के बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखें भाई मंत्रिपरिषद का 74, 75 और 77 में इसका वर्णन किया गया गठन के बारे में। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 74वां। और इसके मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्री मंडल की सहमति देते हैं। तो अब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का संविधान 75(a) की शक्तियां का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किस संविधान अनुच्छेद के तहत? तो 75वें। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उनके मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। तो याद रखें मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाएगी, वह प्रधानमंत्री के प्रावधान या मनमानी करेंगे। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद तक कार्य करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में वर्णित कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो याद रखें इन्हें किस शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति दिलाता है। और इसका शपथ दिलाने का जो वर्णन किया गया किस अनुसूची में? तो इसका उत्तर होगा तीसरी अनुसूची में। याद रखें तीसरी अनुसूची में। सामान्य प्रधानमंत्री को वह वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा वह विश्व भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होती हैं। कोई मंत्री निरंतर 6 माह की किसी भी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो याद रखें किसी भी सदन का सदस्य कितने माह तक होता है? केवल 6 महीने तक होता है। अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। संसद द्वारा अधिनियम बनाकर इस वेतन भत्तों से बदलाव किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है आम चुनावों में मतदान। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ऑप्शन डी है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इसका जो संविधान मौलिक कर्तव्य नहीं है वह है ऑप्शन ए, आम चुनावों में मतदान। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं
विश्लेषण। 42वां संविधान संशोधन, तो यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसके संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। तो किस संविधान संशोधन के तहत? समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया है। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर का नीति निर्देश तत्वों को व्यापक बनाया गया है। शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन के संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में तो कौन से संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को समवर्ती सूची में परिवर्तित कर दिया गया राज्य सूची थे? तो वे हैं शिक्षा है, वन है और वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण है, नापतोल है और न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन। संविधान के उपबंधित मौलिक कर्तव्य, तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11। कौन कौन से? पहला है संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और तथा उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करना। छठा है हमारी समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है वन, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। और आठवां है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रखना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां है हमारा मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, जो संविधान संशोधन 86 में जोड़ा गया था 2002 में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो कथन 1 है राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा। कथन 2 है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण विषय में सूचित करेगा। तो केवल एक, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2, ऑप्शन सी केवल 2। तो संविधान का अनुच्छेद 87A, याद रखें संविधान के संशोधन 87A के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र को प्रारंभ करने और प्रत्येक वर्ष के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है किस संविधान संशोधन के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र को प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति सदनों को संबोधित करेगा? तो ये है अनुच्छेद 87A के तहत। अब बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय व न्यायाधीश की अपरस्थ करना। राष्ट्रपति के आदेशों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। याद रखें भाई, राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। अगला है न्यायाधीश जांच अधिनियम। याद रखें न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। तो याद रखें महाभियोग के से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग से हटाया जैसे कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है 14 दिन पहले उसकी सूचना दी जाती है। तो अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी जो 1991 से 1993 के मध्य रहे और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जो 2017 से 18 के महाभियोग के
प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधिशन, निर्देशन और नियंत्रक निहित होता है। तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है राज्यपाल में, ऑप्शन बी है भारत के निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन सी है जिला पंचायत राज अधिकारी में, ऑप्शन डी है राज्य निर्वाचन आयोग में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रक होता है राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन। तो हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है भाई, अनुच्छेद 243 टय 1 के अनुसार पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का तथा उनके निर्वाचन का संचालन, अधिशिक्षण, निर्देशन, नियंत्रक एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। तो याद रखें, राज्य निर्वाचन आयोग का किस संविधान के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 243 टय 1 में किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य के स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजन कराने का कार्य सौंपा गया है। अनुच्छेद 243 के 1 के तहत संविधान में इस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायत राज संस्थानों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। तो याद रखें, पंचायत राज के चुनाव के 243 के 1 में वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग के निहित होगा, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी सम्मिलित है। नगर पालिका के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड ए में शामिल है। अनुच्छेद 243 के 2 में इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग की शक्तियां कार्यकाल में राज्य विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार निर्देश जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग को वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अभियोग की प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया को संचालन करता है। यह देश के लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में, याद रखें भाई, निर्वाचन आयोग 15 में संबंधित है। तो निर्वाचन आयोग का, भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया? तो इसका उत्तर होगा 15वें भाग में किया गया है। इसके संचालन में एक आयोग की स्थापना करने की बात की है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 25 जनवरी 1950 को ही, याद रखें, चुनाव आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वह 25 जनवरी 1950 में हुई। संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियां, याद रखें कि अनुच्छेद में वर्णन किया 324 से 329 के तहत इसके सदस्यों की शक्तियां हैं कार्यपाल, पात्रता से आदि से संबंधित है। मुख्य निर्वाचन आयोग IAS रैंक का अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक ऐसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। इसके कार्यकाल कितना वर्ष होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष तक होता है। और जो पहले हो, इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सदस्य समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष इन्हें शपथ दिलाई जाती है और उनके समान इन्हें वेतन या भत्ता मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयोग के संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 268, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 276, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो संविधान की केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है, कोई नहीं है। तो इसका विश्लेषण, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। ध्यान रखें क्या काम करती है? यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य करती है। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसे गठन हुआ था। 1964 के प्रस्ताव पारित किया गया था, इसे गठन किया गया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई संस्था समिति 1962-1965 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक शीर्षक सत्कर्ता संस्था है, जिस किसी भी कार्य प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है। केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सत्कर्ता गतिविधियों से निगरानी करता है। वर्ष 1964 के शतागम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोध समिति का गठन किया गया था। और वर्ष 2003 के केंद्र सत्कर्ता आयोग द्वारा आयोग की
संवैधानिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद की प्रति जिम्मेदार है। यह एक अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी संरचना में यह बहु सदस्यीय आयोग होता है। इसमें एक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अध्यक्ष होता है और अधिकतम 2 सत्कर्ता आयुक्त शामिल होते हैं। और इसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। केंद्र सत्कर्ता आयोग और सत्कर्ता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह समिति की सिफारिश पर की जाती है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके और गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। लोकसभा के विपक्ष का नेता इसमें शामिल होता है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तब 65 वर्ष जो पहले हो। वर्तमान केंद्रीय सत्कर्ता आयोग हैं सुरेंद्र एन पटेल हैं और सत्कर्ता आयुक्त का जो पद है वो रिक्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत देश में किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है हैदराबाद कर्नाटक, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद और कर्नाटक अनुच्छेद 371 के तहत विशेष स्थिति प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है। तो 111वां संविधान संशोधन याद रखें, 111वां संविधान संशोधन 2012 में किया गया था। जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 212 बन गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में भाग 21 याद रखें, भाग 21 में अनुच्छेद में बाद गए अनुच्छेद 371 ने जोड़ा गया। 371 ने कर्नाटक राज्यपाल के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त कार्य करता है। भारतीय संविधान के भाग 21 के कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिए गए हैं। तो इन भागों में 2 अनुच्छेद 370 71 शामिल हैं। इनमें 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, परंतु 2019 के केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करके इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 371 के पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष प्रावधान। तो नागालैंड वर्ष 1956 के राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य से ही रखा गया था। संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 में पारित करके नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 1962 में असम संविधान के 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में द्वारा अनुच्छेद 371 को स्थापित किया गया, जो असम राज्य के लिए विशेष उपबंध। मणिपुर को एक रियासत थी जिसको वर्ष 1971 के पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान के 27वें संविधान संशोधन के तहत 371 जोड़ा गया। इससे पहले पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। वर्ष 1974 में संविधान 35वां संविधान संशोधन हुआ और इसे संबंध राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे विशेष दर्जा दे दिया गया। मिजोरम उत्तर पूर्व क्षेत्र है। अधिनियम 1971 के आधार पर 1972 को मिजोरम को असम से अलग कर केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था 1972 में। और 53वें संविधान संशोधन 1986 के तहत अनुच्छेद 371 में जोड़कर असम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। याद रखें, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसे असम को अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। राज्य के पुनर्गठन के दौरान 1972 में इस क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया और वर्ष 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से 371 ने जोड़कर इसे राज्य के विषय प्रावधान दे दी गई। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है प्राकलन समिति, ऑप्शन डी है याचिका समिति। तो भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति होती है वो होती है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी। तो लोक उपक्रम समिति 4 भागों में बांटी हुई है। फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक सेलेक्ट कमेटी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के में कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है 4 से 11, ऑप्शन बी है 3 से 10, ऑप्शन सी है 5 से 11, ऑप्शन डी है 6 से 11। तो इसका उत्तर होगा जो नागरिकता है वह अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी, भारत के संविधान भाग 2 के अंतर्गत, याद रखें जो हमारे नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 में, और इनका वर्णन जो 5 से 11 नागरिकता के संबंधित प्रावधान से उल्लेखित है। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची से सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार यह संसद के अन्य अधिकार क्षेत्र में है। संविधान नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में नागरिकता शब्द का किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों के विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए इन अनुच्छेदों को संविधान को अपनाते हुए 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। तो भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण 1955 का नागरिकता अधिनियम 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीकों का उल्लेख करता है। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र को समावेश। भारत के नागरिकता त्यागने की विधि, तो कैसे त्याग सकता है? अपनी इच्छा से त्याग सकता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आहत है। दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो नीचे दिए गए कूट में सही चुने। तो कूट केवल एक सही है, 2 बी है, एक और दोनों सही हैं, सी है केवल 2 सही है, डी है ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एक सही है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76A के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अहित किसी व्यक्ति को भारत का न्यायाधीश नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76A के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति की अवधारणा करें। भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 76(1) में वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक की जाती है? तो सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक। तो इसका जो उत्तर है वो है सामान्य विधेयक। तो भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में वर्णित है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सामान्य विधेयक का वर्णन जो संविधान के 108 में वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित किए गए सूचियों के नीचे कूट सही चुनिए। तो आर्टिकल 61 राज्यसभा के उप सभापति को हटाना होता है। 67 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 94 उपराष्ट्रपति को हटाना। 90 स्पीकर को हटाना। तो कूट ए कौन सा सही है इस कूट में? तो इसमें से है 2, 3, 4, 1। तो अब हम जान लेते हैं सूची 1, सूची 1, सूची 2। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से हटाया जा सकता है। महाभियोग याद रखें, राष्ट्रपति का महाभियोग इंपोर्टेंट। 61 तो 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 94 के अनुसार स्पीकर को हटाया जा सकता है और 90 के अनुसार राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान, तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया गया है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है या हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 67 ख के अनुसार हटाया जाता है और उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि है वह अनुच्छेद 67 में इसका वर्णन किया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह अपना इस्तीफा किसे देता है? तो यह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा सर्वोच्च विधायिक निकाय है, इसे अध्यक्ष को चुनाव करती है। सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नवगठित सदन में प्राथमिक कार्यों में से एक है। अब
अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपना गया था वो अपना गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज विश्लेषण के बारे में बात करते भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के डिजाइन का श्रेय काफ़ी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसे दिया जाता है? ये पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया? तो ये पिंगली ने किया था। उन्होंने दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम के प्रतीक के रूप में दो रंग की पट्टियां लाल और हरे रंग को मिलाकर झंडे का एक मूल संरचना प्रस्तुत की। गांधी द्वारा शांति और भारत में रहने वाले बाकी समुदाय और देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा प्रतिनिधित्व करने के लिए ध्वज में एक सफ़ेद बैंड का जोड़ने का सुझाव गांधी ने दिया था। वर्ष 1963 में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उनके योगदान के लिए 2009 में मरणोपरांत उसे सम्मान के लिए डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 2014 में उनका नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। वर्ष 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में पारसी बागान ग्रीन पार्क में फहराया गया। तो याद रखें 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था पहला राष्ट्रीय ध्वज। इस ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षेत्रित पट्टियां थी और मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। वर्ष 1907 में मैडम भीका कामा और निर्वासित क्रांति के समूह में 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया। 1931 में कांग्रेस समिति के कराची अधिवेशन तिरंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है पहली बार झंडा कब फहराया गया? तो ये कलकत्ता में फैला 1906 में। उसके बाद 1907 में भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी में फैलाया गया। उसके साथ कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। संवैधानिक और कानून पक्ष। संवैधानिक सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव में अपनाया गया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।